नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक होगा एलटी लेक्चरर 18 अगस्त 2024 को जो एग्जाम होने जा रहा है। अब सभी लोग अलर्ट मूड में होंगे और पूरी तरह से अपने जो सिलेबस है उसे रिवीजन फॉर्म में रखिए और लगातार रिवीजन कीजिए। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। बहुत धैर्य के साथ अब आपको काम करना है और अपने तैयारी को अंतिम मोड पर ले जाना है। चलिए, आपकी तैयारी के इस अंतिम मोड के लिए यूनिट नंबर 5 पेडागोजी की यूनिट लेकर आया हूं। एमसीक्यूज लगभग 150-200 एमसीक्यूज यहां पर होंगे। आपके साथ साथ मुझे भी इसे सॉल्व करना है। बस पहला ही क्वेश्चन सीधे शुरू कर देता हूं। किसी राज्य के शिक्षा संबंधित दायित्व को कितने भागों में बांट सकते हैं? यूनिट नंबर 5, ठीक है, पेडागोजी। तो इसका आंसर भी 5 ही होगा। तो क्या है? वित्त, नियम निर्माण, निरीक्षण, नियुक्ति और पाठ्यक्रम। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा था। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से क्वेश्चन यहां पर है के अनुसार अधिगम क्या है? विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक, व्यवहारात्मक। बताइए क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देखिए, अधिगम, प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आपको भी साथ साथ में टिक मारते रहना है, अपना अनुभव बताना है। मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? रिपोर्ट कार्ड जो दूसरों की तुलना में छात्र के सापेक्ष प्रदर्शन को निर्दिष्ट करेंगे। वर्ष के दौरान कागज और पेंसिल परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड हो। तीसरा, 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। योगात्मक एक आयामी रिपोर्ट कार्ड। तो इसका आंसर 360 डिग्री यानी मल्टी, संपूर्ण विकास, कुल मिला के बालक का संपूर्ण विकास की बात है इसमें। ठीक है, तो 360 डिग्री का मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है, तो ये नया टर्मिनोलॉजी थी। फिर से आगे बढ़ता हूं। फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 2035 तक कितना किया जाए? 15%, 25.5%, 54%, 48%। तो इसका आंसर क्या होगा? 15%, 25.5%। और मेरे हिसाब से इसका आंसर, वैसे हम जो पढ़ रहे थे वहां उस समय 50% के आसपास था, तो ये इसके करीब जा रहा है, तो ये इसका आंसर होगा, सबसे नजदीक है जो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? विद्यार्थियों के प्रदर्शन को दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने, और विद्यार्थियों की समझ में समस्या क्षेत्र जनपद माता पिता को काम करने की आवश्यकता है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर क्या देना पड़ेगा? ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। यही कहती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। बहुत ज्यादा कम स्पीड रख के भी फायदा नहीं, कि बड़ा सा टॉपिक है और बहुत ज्यादा डिस्कशन करने का टाइम भी नहीं होता हमारे पास, क्योंकि ये एमसीक्यूज है। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? जो नेगेटिव हैं उनको पहले ही आप अंडरलाइन कर दिया करो, मतलब पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर नहीं है। तो देखिए, दिव्यांग छात्रों से संबंधित प्रश्न है और ये प्रश्न एक एक इंपोर्टेंट यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ठीक है, दिव्यांग छात्रों से संबंधित। तो दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? उपयुक्त इमारती ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी की सुविधा, यानी तकनीकी की तो बात है ही, क्या नहीं है? तो इसका आंसर ये होगा, अनिवार्य विशेष शिक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय में खेलकूद तथा अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सब कौन करेगा विद्यालय में? ये विद्यालय से शायद क्वेश्चन है। तो ये काम किसका होगा? शिक्षक का, प्रधानाध्यापक का, स्कूल प्रबंधन का, सभी का। वैसे सभी जैसा भी ऑप्शन लग रहा है यहाँ पर। खेलकूद तथा अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन और संचालन लिखा है यहाँ पर, तो संचालन का मतलब प्रधानाचार्य, ये उपयुक्त होगा। अगर प्रधानाचार्य ऑप्शन नहीं होता तो शायद
सभी मानना पड़ता। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन किस वर्ष से किया गया है? 1953। ठीक है, 1956 में इसे वैधानिक स्वीकृति मिल गई थी। कुछ प्रश्न सरल होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो सबसे पहले अगर यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर देखोगे तो आपको यशपाल समिति तो बहुत बात की बात है, और सार्जेंट कमेटी यानी बहुत पहले की बात है, लेकिन फिर भी जहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है। सार्जेंट रिपोर्ट यशपाल ये तो हो नहीं सकता। वर्मा कमेटी भी बहुत बात की है। लिंगदो, अब रिपोर्ट आपके पास जिसने नहीं पढ़ा है तो उनके पास दो ऑप्शन है, सार्जेंट और लिंगदो। तो लिंगदो भी बात का माना जाएगा, तो सार्जेंट कमेटी इसका। अगर कोई और ऑप्शन होता तो शायद हम सोचते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात चल रही है, यूजीसी की बात चल रही है, राधा कृष्ण आयोग, कुछ और चीजें होती तो यहाँ पर फिर हमें कंफ्यूजन होता। तो ऐसा कुछ था नहीं, तो सार्जेंट कमेटी ही सबसे इंपॉर्टेंट था। स्वतंत्रता के पश्चात किस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान समिति का नाम बदलकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर दिया गया? ये अच्छा प्रश्न है आपके लिए कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति का नाम बदलकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर दिया गया। तो स्वतंत्रता के पश्चात कह रहा है अभी, तो मुदालियर का कोई ऐसा यहाँ पर रोल था नहीं। कोठारी आयोग, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर राधा कृष्ण कमीशन होना चाहिए। कोठारी आयोग भी ऑप्शन है जबकि कंफ्यूजन कराने के लिए। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद किस कमीशन की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी का नाम बदलकर ठीक हो गया, राधा कृष्ण आयोग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस प्रकार की संस्था है? कैसे मानेंगे इसे? संवैधानिक। वैसे गठन मतलब 1950 के बाद हुआ है, तो एक संवैधानिक संस्था, स्वायत्त संस्था, गैर संवैधानिक संस्था या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा स्वायत्त, गैर संवैधानिक, संवैधानिक। तो इसका आंसर स्वायत्त संस्था देना सबसे उपयुक्त होगा। संवैधानिक संविधान से पहले की बात है। अच्छा, भारतीय पुनर्वास परिषद REC को किस वर्ष से स्थापित किया गया है? काफी कंफ्यूजन है इसके साल में, लेकिन 1985, 1986, 1925 और 1928 इनमें से सबसे सटीक मानना होगा। ठीक, तो आप किसे मानेंगे? 1986 को। ठीक है, क्योंकि 85 के बाद या 84 के बाद ही बहुत सारे काम हुए हैं हमारे वहाँ। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसका सीधा सा आंसर स्थापना पूछेगा तो 1920। ठीक है, 1923 में इसमें खत्म किया गया था इसे, 1935 में इसका फिर से इसे बनाया गया। तो सबसे पुरानी संस्था है वैसे केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड। केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड की किस वर्ष से अस्तित्व में आया? अच्छा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड किस वर्ष से अस्तित्व में आया, फिर से पूछा है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से सेम वही होगा। दोनों क्वेश्चन एक जैसे लग रहे। तो 1900 केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड किस वर्ष से अस्तित्व में आया? वैसे बात कहूँ तो स्थापना पूछा है ऊपर, स्थापना तो 1920 ही ठीक होगा, और फिर 1923 में काफ़ी दिक्कतों के बाद इसे समाप्त करना पड़ा था, और 1935 में फिर से अस्तित्व में आ गया। वैसे जैसे पूछा है किस वर्ष से अस्तित्व में आया, तो इसका आंसर 1935 देना चाहिए। स्थापना पूछता तो 1920। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना 1961 ही मानेंगे आप इसे सीधा सा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय की योजना का अनुमोदन किस वर्ष किया गया था? केंद्रीय विद्यालय की योजना का अनुमोदन पूछा है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर केंद्रीय विद्यालयों की योजना का अनुमोदन तो 1960 में तो ऐसा कुछ था नहीं, 1961 में NCERT बना, तो बाद में ये होगा इसका आंसर 1962। चलिए आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत आवासीय विद्यालयों में कौन सा विद्यालय शामिल किया गया था? आवासीय, केंद्रीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। इनमें से आंसर बताना होगा आपको। नवोदय विद्यालय के कंसेप्ट ही सबसे सही माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रहे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब हुई है? तो 2004। डायरेक्ट प्रश्न है, उलझना नहीं है। कठिन क्षेत्रों में रहने वाले मुख्य रूप से SC ST OBC और अल्पसंख्यकों की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर, हाँ ध्यान रखिएगा, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर किस आवासीय विद्यालय की शुरुआत की गई थी? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। किन के लिए था? SC ST OBC और अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के लिए, और उच्च प्राथमिक स्तर की बात थी, प्राइमरी सेक्टर पर नहीं था, उच्च प्राथमिक स्तर पर था। कस्तूरबा, फिर से प्रश्न है कस्तूरबा गांधी से। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में SC ST OBC का अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित लड़कियों के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की बात उठी है? तो डायरेक्ट प्रश्न है फिर से 75%।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? बहुभाषावाद की, एक भाषावाद? ये तो होगा नहीं वैसे भी। पाठ्यचर्या का मानकीकरण, आकलन का मानकीकरण, तो सबसे सटीक आंसर देना होगा ये, ठीक है। चलिए, राज्य में बेसिक शिक्षा के उचित प्रबंधन और प्रशासन का कार्य किसका है? राज्य की बात उठी है, याद रखिएगा, राज्य में बेसिक शिक्षा के उचित प्रबंधन और प्रशासन का कार्य किसका होगा? केंद्रीय शिक्षा मंत्री का, राज्यों में नहीं होगा। राज्य शिक्षा मंत्री का, बेसिक शिक्षा मंत्री का, और कोई नहीं। तो इसमें राज्य शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको टिक मारना पड़ेगा। इसमें राज्यों की बात उठी है, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी होता तो सही होता मेरे हिसाब से। इसका आंसर ये होगा, उचित प्रबंधन और प्रशासन की बात कर रहा हूं, बेसिक शिक्षा मंत्री, ठीक है। चलो आगे, किसी भी संस्थान के कुशल एवं सफल संचालन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कुशल प्रबंधन की, कुशल प्रशासन की, कुशल अनुशासन की, या सभी की? तो किसी, तो इसका आंसर सभी होगा, नॉर्मल बात है, सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? वैसे मेनली अगर देखा जाए तो परीक्षा हेतु पढ़ना, स्मरण शिक्षा, अभ्यास और ड्रीम, वैचारिक समझ। तो ये है थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन वैसे, लेकिन आप किसको सही मानेंगे? तो इसका आंसर होना चाहिए वैचारिक समझ, ठीक है। वैचारिक समझ ज्यादा आवश्यक है, केवल परीक्षा हेतु पढ़ना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यकाल, उपाध्यक्ष का कार्यकाल पूछ रहा, तो उपाध्यक्ष का कार्यकाल इसमें से 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष, मेरे हिसाब से 3 वर्ष होना चाहिए, तो 3 वर्ष सबसे सटीक माना जाए। नई दिल्ली के अतिरिक्त यूजीसी के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में कौन सा शामिल नहीं है? नई दिल्ली में तो नहीं है, उसके अलावा कौन नहीं है कह रहा है? चलिए देखते हैं, जयपुर है, पुणे है, हैदराबाद है, कोलकाता है। तो एक तो नई दिल्ली में नहीं है, और कहाँ नहीं है अगर आ जाए तो इसमें से आपको सही आंसर मानना है। पुणे तो है, यानी दक्षिण महाराष्ट्र का, हैदराबाद भी होगा, कोलकाता भी होगा, जयपुर में नहीं होगा, जयपुर। एनईपी 2020 से छोटे बच्चों का प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के समग्र प्रावधानों पर जोर देते हुए भारत स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए का सुझाव दिया गया है। थोड़ा सा एनईपी 2020 से काफी प्रश्न दिख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या मानेंगे आप? एनईपी 2020 के छोटे बच्चों का प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के समग्र प्रावधानों पर जोर देते हुए भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए का सुझाव दिया? प्रारंभिक चरण, मूलभूत चरण, मध्य अवस्था चरण और माध्यमिक चरण, ठीक है। थोड़ा सा टफ होगा प्रश्न, और डिटेल पढ़ के ही होगा इसका आंसर, आप बता सकते हो इसका। तो इसमें सबसे सटीक उत्तर क्या हो सकता है? मूलभूत चरण, वैसे बेसिक स्ट्रक्चर, इसके लिए आंसर आना चाहिए। प्रारंभिक चरण, केवल प्रारंभिक चरण तो नहीं कह सकते आप, इसका आंसर ये सबसे सही होगा इसमें से। यूजीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया जा सकता है? अध्यक्ष की बात आ रही है, वैसे उपाध्यक्ष का अभी तक हम टाइम वो देख रहे थे। अब यूजीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल एक बार ही बढ़ाया जा सकता है, वैसे ये हमने पढ़ा था। यूजीसी का नाम विश्वविद्यालय संविधान किस वर्ष किया गया? ये फिर से क्वेश्चन आया है, मतलब यूजीसी का नाम विश्वविद्यालय अनुदान समिति से किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किया गया? वही होगा फिर क्वेश्चन जो पहले आ ही चुका है एक हिसाब से। तो इसका आंसर होगा 1953, जैसे यहाँ पर ऑप्शन है। 1945 तो हो नहीं सकता, 55-56 में तो उसे अनुमति मिल गई थी। वैसे विश्वविद्यालय अनुदान समिति ने किस वर्ष बदल दिया गया था? तो 1953 ही कहना चाहिए। राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश के आधार पर बदला गया था, ये लिखा भी है इसमें। चलो, शिक्षा नीति 2020 किस उपनाम से किस शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? संरचनावादी यानी व्यवहारवादी, रटने पर आधारित, तथ्य पर, अवधारणात्मक, ये तो नहीं होगा, पढ़ने से लग रहा है। अन्वेषण आधारित, क्या पूछा है पहले एक बार देख लेते। शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? संरचनावादी, व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम, ये तो नहीं होगा, बस निगेटिव होगा। अन्वेषण आधारित अधिगम ड्रिल, ये तो ठीक ही है, और अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, ये भी सही है। व्यवहारवादी भी सही है, यही इसमें लग रहा है इसका आंसर। अनुशंसा शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा नहीं करती है, होना सा, ठीक है। रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, ये इसको महत्व नहीं दिया गया है। एनईपी 2020 केंद्रित करती है, फिर से आया प्रश्न उसी टाइप से, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आया है। रचनात्मक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड, योगात्मक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड, व्यापक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड, 360 डिग्री समग्र प्रगति, ये समग्र मूल्यांकन, समग्र प्रगति रिपोर्ट, ये होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई किस प्रकार की संस्था है? फिर टाइप के प्रश्न आ रहे हैं छोटे मोटे, किस प्रकार की संस्था बताना है आपने।
NCET का प्रश्न है यहाँ पर। ये अधिकतर स्वायत्त संस्थाएं होती हैं, है ना। तो इसका आंसर स्वायत्त। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इनकी स्थापनाओं को लेकर भी काफ़ी बुक्स में बड़ा कन्फ्यूजन है, आप भी देख रहे होंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस वर्ष स्थापित किया गया? जैसे ऑप्शन है 92, 93, 94, 95, एक साथ ऑप्शन दिए यहाँ पर। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भैया सर्च कर लेना, 1995 मारना, टिक मार दिया मैंने। NCERT किस प्रकार का संगठन है? निजी है, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, स्वायत्त शासी है। बहुत सारी संस्थाएं आ गई, अधिकतर सब स्वायत्त शासी, ठीक है, यानी अपनी स्वायत्तता है, जो ऑटोनोमस बॉडी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थी के मूल्यांकन में किन आयामों की प्रगति और अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? सामाजिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक शारीरिक, संज्ञानात्मक भावात्मक मनो, यही था वो आंसर, संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोवैज्ञानिक। आपको बहुत सारे MCQs करने हैं, लगातार रिवीजन करना है। किस शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान DIT जिनके बीच संबंध को मजबूत करता है? BRC CRC के मध्य, CRC SERC के मध्य, BRC, ये सब BRC CRC और मेरे हिसाब से यही होगा लास्ट, DIT, ठीक है। मतलब डाइट किन के मध्य संबंध स्थापित करता वाली बात थी प्रश्न, इसका आंसर यही होना चाहिए। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार ECC का पूर्ण रूप क्या है? एजुकेशन ऑफ केयरिंग चाइल्ड इन एलिमेंट्री क्लासेज ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, एजुकेशनल क्लासेज ऑफ केयरिंग अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन। इसका आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, आगे बढ़ जाता हूँ। भारत में विश्वविद्यालय तंत्र में UGC के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है यहाँ पर, तो CD देशमुख, ये हमने पढ़ा है। पूर्व में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उद्देश्य किस स्तर की बालिकाओं को आवासीय विद्यालय के अंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? सबसे पहले जब आवासीय बालिका विद्यालय खोला गया होगा कस्तूरबा गांधी 2004 में, तो किस टाइप की शिक्षा के लिए था? कह रहा हूँ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सबसे पहले। तो इसका आंसर उच्च प्राथमिक, जो हमने अभी पढ़ा भी था, इसका आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। बाद में उसका स्तर बढ़ाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की बात करती है, अनुशंसा करती है? फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? संरचनावादी व्यवहार, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, अनुशंसा करती है। अन्वेषण आधारित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास, बार बार आ रहा है क्वेश्चन। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, यानी बार बार फिर से क्वेश्चन आ गया है। तो ये किस, यहाँ पर क्या होना चाहिए? इसका फिर से वही क्वेश्चन है जो पहले आ चुका था, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणा समझ, ठीक है। मतलब ये उसका हिस्सा नहीं है कुल मिला के, क्वेश्चन वैसे घूम रखे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किस आयोग की सिफारिश पर आधारित है? 1968, हाँ, मुदालियर, ये तो यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब बचे दो, राधाकृष्णन और कोठारी। कोठारी इससे पहले आ चुका है, तो इसका आंसर आप कोठारी मारोगे, कोठारी आयोग। वो वर्ष 1967 में सरकार ने शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया था? 1967 में समिति का नाम सप्रू होगा, सप्रू समिति। इसका आंसर ये सही है, ठीक है। कुछ मैं सीधा स्पीड से चला जा रहा हूं ताकि कौन सी NEP प्राथमिकताओं पर एक पहल रही है? कौन सी NEP प्राथमिकताओं पर एक पहल रही है? पहल नहीं है, NEP की प्राथमिकताओं पर एक पहल नहीं है, होना चाहिए था यहाँ पर। क्योंकि जो NEP है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें मतलब किन किन चीज़ों की बात कही है? निपुण भारत है उसमें, विद्या प्रवेश है उसमें, नीति आयोग तो अलग से आयोग हुआ ना, इसका मतलब नहीं है, बाल वाटिका भी है उसमें। तो यहाँ पर था कौन सी NEP प्राथमिकता में एक पहल नहीं है, तो नीति आयोग नहीं है। निपुण भारत अभियान कब शुरू किया गया था? इसी संदर्भ में 2021 निपुण भारत अभियान, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाऊंगा अब। नेक्स्ट, NCF से पहली बार क्वेश्चन दिखा है हमें, तो अब देखते हैं NCF। तो वैसे NCF तो बहुत बड़ी प्रोसेस है, 2005 और अभी 2022-23 से कुछ बातें उसमें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, तो देख लेते हैं। NCF 2022 मतलब 22-23, तैत्तिरीय उपनिषद। अच्छा, क्वेश्चन ये है, NCF 2022 कौन से पंचकोश की अवधारणा का हिस्सा नहीं है, पूछा है। मतलब NCF 2022 में जो पंचकोशी प्रोजेक्ट है या बात है, उसमें क्या नहीं है? बौद्धिक विकास की बात उसमें जरूर होगी, प्राणिक विकास भी उसमें है, शारीरिक विकास भी है उसमें, आर्थिक विकास की बात उसमें ऐसा कुछ है नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है NCF 2022-23। यहाँ पर NCF 2022-23 से कुछ खास बातें हैं, ठीक है। क्या
एनसीएफ 2022 तैत्तरीय उपनिषद की अवधारणा पर आधारित, ध्यान रखिएगा, तैत्तरीय उपनिषद महत्वपूर्ण, ठीक है। एनसीएफ 2022 के पंचकोश ज्ञान की व्याख्या नहीं करता, मतलब जो एनसीएफ 2022 है उसमें जो पंचकोशी प्रोजेक्ट बात कही गई है उसमें ज्ञान की बात नहीं कही है। एनसीएफ 2022 के अनुसार फाउंडेशनल स्टेज क्या है अगर पूछे तो 3 से 8 वर्ष, 5 साल मतलब। एनसीएफ 2022 वर्ष 2020 की शिक्षा नीति पर आधारित, मतलब ये एनसीएफ 2022-23 जो बना है तो किसकी शिक्षा नीति पर आधारित है, तो 2020 की। तो ये एनसीएफ से कुछ प्रश्न थे, है ना, एनसीएफ 2022-23 से प्रश्न थे, ध्यान रखिए। वैसे एनसीएफ 2005 भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ क्वेश्चन बने हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा एक बड़ा परिवर्तन नहीं है इनमें से, मतलब शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित है, विद्यार्थियों की स्वायत्ता से शिक्षक का निर्देशन, अधिगम में निष्क्रिय से सक्रिय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सही है। कक्षा की 4 दीवारों के भीतर अधिगम से व्यापक सामाजिक, ये भी ठीक है, पहला भी सही है, तो इसका आंसर होगा बी। एनसीएफ 2005 के अनुसार इनमें से कौन सा एक परिवर्तन नहीं है, शिक्षार्थी की स्वायत्ता से शिक्षक का निर्देशन, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 द्वारा, फिर से एनसीएफ 2005, किस परीक्षा सुधार की सिफारिश की गई है? 10वीं कक्षा की वैकल्पिक परीक्षा, विद्यालय शिक्षा विभिन्न चरणों में आयोजित की जाने वाली राज्य की स्तरीय परीक्षाएं, प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक प्रवेश परीक्षा, उपरोक्त सभी से ज्यादा ठीक होगा ये 10वीं कक्षा की वैकल्पिक परीक्षा, इसका आंसर ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई थी इसमें, 10वीं कक्षा की वैकल्पिक परीक्षा की जो बात आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट प्रश्न, फिर से एनसीएफ का क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, गणितीय संप्रेक्षण, मतलब एनसीएफ भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेक्षण को बढ़ाने यानी उन्नयन का अर्थ है बच्चों को तत्परता के साथ प्रश्नों का उत्तर देने योग्य बनाना, कक्षा में वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करना, गणित चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित तथा अभिव्यक्त करना, और गणित की नेक्स्ट आ रहा है, गणित की कक्षा में बहुत सी कहानियां, कविताओं और नाट्य को सम्मिलित, ये तो नहीं हो सकता। बच्चों को तत्परता के साथ प्रश्नों को उत्तर देने योग्य बनाना, कक्षा में वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करना, गणित चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित और अभिव्यक्त करना, ये बात उठी, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा एक बड़ा परिवर्तन नहीं है पूछा है, हाँ, फिर अंडरलाइन कर दिया आपने। शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी के, फिर से क्वेश्चन आगे लग रहा है, शिक्षार्थी की स्वायत्ता से शिक्षक का निर्देशन, और यही इसका आंसर होगा, और ठीक है सब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करते हैं कि शिक्षण को अधिकतम महत्व देना चाहिए, शिक्षण को अधिकतम महत्व देना चाहिए, कक्षा अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए, पाठ्यपुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक शब्दों को याद करना, पाठ्यपुस्तक अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को उत्तर देना, और परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन में सुधार करना। ये थोड़ा सा फिर से लेवल का क्वेश्चन है जिस पर आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा एक बड़ा परिवर्तन नहीं है पूछा है इसमें, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करती है कि शिक्षण को अधिक महत्व देना चाहिए, कक्षा अधिगम को स्कूल के बाहर से जीवन से जोड़ना, मतलब क्या चाहिए, क्या सबसे अच्छा बेस्ट है इसमें, शिक्षण को अधिकतम महत्व देना चाहिए, कक्षा अधिगम को स्कूल के बाहर के, ये सबसे सही लग रहा है, कक्षा अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी व्यवहारिक टाइप का, प्रैक्टिकल टाइप का, व्यवहारिक टाइप का, ये बातें कही है, सबसे सटीक यही लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अनुरूप में किस शिक्षा नीति को जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, ठीक है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इसी की देन मानी जाता है, इसके बाद ही कंसेप्ट आया था सुर्खियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए संसदीय समिति की स्थापना किस वर्ष की थी, तो 1967, इसी की बात पहले कह भी रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूंगा। सप्रू समिति की सिफारिश को किस संस्था ने स्वीकार कर लिया था, ध्यान रखिएगा, सप्रू समिति बार बार उठ रहा है 1967, इस सप्रू समिति की समस्या को, सिफारिशों को किस समिति ने स्वीकृत किया था, यूजीसी, सप्रू 1967, एनसीईआरटी, सीबीएसई और सभी, तो इसका आंसर यही होगा सीबीएसई। सप्रू समिति की सिफारिश को किस संस्था ने स्वीकृति प्रदान की थी, तो सीबीएसई, ठीक, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच का उद्देश्य किस शिक्षा नीति से संबंधित है,
मतलब किस शिक्षा नीति ने कहा कि शिक्षा सार्वभौम यानी सब तक पहुंचे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सार्वभौमिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच की बात करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। बहुत सारे क्वेश्चन। सप्रू समिति का संबंध किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से था? सप्रू समिति फिर से आया है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे होगा अगर पूछेगा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अगर ये पूछे सप्रू समिति का संबंध किस शिक्षा नीति से, राष्ट्रीय शिक्षा 1968, राष्ट्रीय 1966, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, बहुत बात का है। इसका आंसर ये होगा सबसे पहले 1967 के बाद आई ना, 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के अंतर्गत कितने लक्ष्यों को शामिल किया गया है? ये एनसीएफ 2022-23 जिसे हम लिख रहे हैं, 22-23 लिख सकते हो आप, कहीं 23 लिखा हुआ है, 22-23 सब चलेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के अंतर्गत कितने लक्ष्य को शामिल किया गया है? तो इसके लक्ष्य हैं 5। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए रखा गया है? यानी 2030, याद रखना 2030 तक पूरी देश में लागू हो भी जाएगी। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 2035 तक का जो लक्ष्य रखा गया बढ़ाने का, तो कितना प्रतिशत रखा गया है? ये यहाँ पर क्वेश्चन जो दिख रहा है हमें, तो इसका आंसर 40%, 50% और डायरेक्ट फैक्ट है वैसे देखा जाए तो। कितना प्रतिशत मान 2030 यानी 50% के आसपास इसका आंसर है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक कितने प्रतिशत का अनुमान है? तो इसका आंसर सबसे ये सही है। ठीक है, चलिए भारत के संदर्भ में 50% काफी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्ष 1992 में किस प्रधानमंत्री की सरकार द्वारा सुधार किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्ष 1992 में जो सुधार हुआ, जिसे हम 1992 का सुधार भी कहते हैं, तो उस समय किस प्रधानमंत्री के समय सुधार हुआ? तो 1992 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो वीपी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस प्रधानमंत्री की सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया बाद में, है ना? बाद में मतलब इस कंसेप्ट को किसने स्वीकार कर लिया होगा? तो बाद में मनमोहन सिंह, इन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय वो वित्त मंत्री थे, तो स्वाभाविक है ये सब। शिक्षकों की शिक्षा के प्रावधान को किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है? मतलब शिक्षकों की शिक्षा की बात, ये बहुत अच्छा सा प्रश्न यहाँ पर माना जा सकता है इसे। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? शिक्षकों की शिक्षा की बात आ रही है, ये प्रावधान को किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अंतर्गत शामिल किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं, तो ये इसका एक ही बैठ रहा है। वैसे भी अधिकतर चीजें 1986 में देखने को मिल रही थी। चलो, एनपीआई का विस्तृत रूप क्या है? एनपीआई, नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिटी, नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर, नेशनल प्रोवाइडर नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ लग नहीं रहा है, सेकंड को छोड़कर ठीक ठाक, नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर, एनपीआई। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करने में कौन से लक्ष्य शामिल थे? तो इसमें सारे लक्ष्य शामिल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा 2020 कह रही है, आज की 2020 की शिक्षा नीति है। समग्र शिक्षा 360 डिग्री, मतलब टोटल। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा NSQF के कुल कितने स्तर हैं? NSQF में अगर आप देखेंगे तो उसके टोटल स्तर कितने आएंगे, ये प्रश्न है यहाँ पर कुल मिला के। तो इसका आंसर होगा 6, 8, 10, 12, इसका आंसर 10। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद क्या होगा? 21A। ठीक है, इसके हिसाब से चलो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन किया गया? किस आयु के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष, 6 से 16 वर्ष। जनरल है, जनरल आइडिया है, पहले से ही प्रश्न पूछता रहता है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। भारत शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE लागू करने वाला कौन सा देश है? उस समय जब ये लागू हुआ था तब भारत 135वां देश था। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू हुआ है, वैसे 2009 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 135वां देश बना भारत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पुरानी प्रणाली 10+2 का स्थान लेने वाली नई 5+3+3+4 किस वर्ष अवधि तक के छात्रों को शामिल किया जाएगा इसमें? तो याद ध्यान रखिएगा। तो 5, 3, 8 और 3, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब किस अवधि तक पूछ दिया उसने?
तो इसका आंसर सबसे सटीक हुआ 15 और 3, मतलब इनको माइनस करोगे तो 18 में से 3, ये 15 आएगा, ये इसका आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 का मुख्य स्वरूप किस पृष्ठभूमि पर तैयार किया गया है? तो एनसीएफ 2005 होगा इससे पहले, ठीक है। दिव्यांगजन एक नया टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने किस वर्ष के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का स्थान लिया है? तो 1995 के। पहले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 था और इस बार 2016 ने उसका स्थान ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आए, इसी से संबंधित प्रश्न दिख रहा है फिर से। बेंचमार्क विकलांगता के अंतर्गत लोग कम से कम कितने प्रतिशत विकलांगता में प्रभावित होते हैं? बेंचमार्क विकलांगता के अंतर्गत कितने प्रतिशत के अंतर्गत लोग प्रभावित? दिव्यांग अधिनियम से भी क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा 40%, ठीक है। दिव्यांगता के मौजूद प्रकारों को 7 से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो 21, ठीक है। 3 गुना 7 या 21 कर दिया गया और आरक्षण 4% लगभग कर दिया गया है। बेंचमार्क विकलांगता के अंदर लोग कम से कम, ये फिर से क्वेश्चन था 40%। चलिए आगे बढ़ता हूँ, फिर से कुछ क्वेश्चन रिपीट मोड में है। बेंचमार्क विकलांगता कितने से कितने वर्ष तक के पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही है? ये बेंचमार्क विकलांगता के अंतर्गत कितने वर्ष तक के पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है? तो ये 6 से 14 वर्ष मत मारना है इसमें, कुछ वैसे 6 से 14 है नहीं, यहाँ पर 6 से 16 दिख रहा है। इसका आंसर 3 वर्ष से 16 वर्ष, 6 वर्ष से 18 वर्ष, 6 से 18, 5 से 18 ये तो नहीं है, 6 वर्ष से 16, इन दोनों में से आंसर है, इसका आंसर है ये 6 वर्ष से 18 वर्ष। बेंचमार्क विकलांगता के अंदर कितने से कितने वर्ष तक के पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है? तो ये 6 से लेकर 18 वर्ष। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन मुदालियर आयोग 1952। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 किसकी अध्यक्षता में था? तो मुदालियर से लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, जनरल प्रश्न बहुत नॉर्मल हो चुके हैं अब। संख्यात्मक अंक के स्थान पर सांकेतिक अंक दिए जाने का प्रावधान किस सिफारिश के अंतर्गत किया गया? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। संख्यात्मक अंक के स्थान पर सांकेतिक अंक दिए जाए, जैसे ग्रेड सिस्टम चल रहा है अभी वर्तमान में, तो ये किसने कहा है पूछा है? तो ये सबसे पहली बार किसने कहा होगा, ये आप देख लीजिए। वैसे संख्यात्मक अंक के स्थान पर सांकेतिक अंक दिए जाने का प्रावधान कोठारी आयोग, ऐसा कुछ था नहीं वहां पर मेरे हिसाब से, वर्मा कमेटी में ऐसा कुछ है नहीं। अब ये बच रहे मुदालियर आयोग। संख्यात्मक अंक के स्थान पर सांकेतिक, चेक करना पड़ेगा आपको। मेरा आंसर मुदालियर आयोग की तरफ जा रहा है, हालांकि मुदालियर आयोग। कोठारी शिक्षा का आयोग का गठन कब हुआ? 1964, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007 के अंतर्गत 6 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किससे की है? एनकेसी 2005 होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, तो ये एनकेसी 2005। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 के अंतर्गत 6 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो वहां पर तो सैम पित्रोदा ही थे सब, तो इन्होंने की होगी, ठीक है। सैम पित्रोदा इसका आंसर माना है हमने। तो बहुत सारा टॉपिक बड़ा था ये यूनिट 5, वैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी होते थे और जब हम इसको पढ़ रहे थे तो काफ़ी समय भी लगा था इसमें, तो याद रखना इससे प्रश्न अच्छे खासे आने वाले हैं। शिक्षा से संबंधित न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी थी? 11, 12, 13, 14। वैसे 12वीं ऑप्शन है कहीं पर, लेकिन मैं 13 को मारने जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग ने वर्ष 2019-20 में किस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निष्ठा नामक स्वीकृत एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम की शुरुआत की थी? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। निष्ठा जो चल रहा था ये NISHTHA, ये जो आपने लिखा था, तो ये कह रहा है कि एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम की शुरुआत की थी किस योजना के तहत? SSA सर्व शिक्षा अभियान के तहत, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के अंतर्गत, समग्र शिक्षा के अंतर्गत, या फिर कोई नहीं? तो मैं इसको समग्र शिक्षा में मानूंगा, समग्र शिक्षा का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा RMSA, इसकी शुरुआत पूछ रहा है। वैसे तो रमसा को बाद में एक, दोनों को जब एक कर दिया गया तो इसकी शुरुआत 2009 होनी चाहिए। 2009 ऑप्शन में है, तो ठीक है 2009 रमसा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है वो आप मेरे को कमेंट्स कर दीजिए। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2019 में समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये नए कार्यक्रम जो अभी भारत सरकार ने चलाए हैं उसमें निष्ठा जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है अभी। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोठारी आयोग, न्यायमूर्ति वर्मा आयोग, मुदालियर आयोग, मुदालियर आयोग, ठीक है।
चलिए, अध्यक्ष मुदालियर है। तो शिक्षा का आधुनिक सुधार मॉडल ये किस समिति की रिपोर्ट को माना जाता है? यशपाल कमेटी, मुदालियर कमेटी, न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी। आधुनिक सुधार मॉडल है, लेकिन ध्यान रखिएगा, तो यानी बहुत पुराना तो होगा नहीं, तो किसे मानेंगे? न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी, इसको ही माना जाएगा, न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी को। नैतिक शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करना विद्यार्थी के संदर्भ में यह सिफारिश किस आयोग ने की है? नैतिक शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करना किस आयोग ने कहा कि विद्यार्थी में ये सब होना चाहिए? तो किसकी तरफ जाएंगे आप? नैतिक शिक्षा, कोठारी आयोग की तरफ। चलिए आगे बढ़ता हूँ। फिर है यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस हुआ? यूजीसी का गठन। तो बात रिपीट मोड में है क्वेश्चन। फिर से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो अच्छा, विश्वविद्यालय यूजीसी का गठन सार्जेंट कमेटी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो लिंक दो ये मैंने हटा दी थी उसी समय, यशपाल। तो इसका आंसर केवल यही बैठ रहा था यहाँ पर। ठीक है, चलो। स्वतंत्रता के पश्चात किस कमीशन की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान का नाम बदलकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर दिया गया था? तो हमने इसे राधाकृष्ण माना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो रिपीट फॉर्म में आए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस प्रकार की संस्था है? ये सब स्वायत्त संस्थाएं होती हैं। भारतीय पुनर्वास आरईसी की स्थापना, तो 1986 फिर से क्वेश्चन आया है। चलो अब स्पीड बढ़ रही है हमारी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैफ की स्थापना कब मानी? हमने इसे अभी पढ़ा था। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो देख लो, सारे फैक्ट हैं अभी आपके लिए, फिर से रिवीजन करने का है यहाँ पर। क्वेश्चन तो बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आरईसी 1986 माना है, तो हमें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, इसकी स्थापना कब मानेंगे आप? 1920। अच्छा, कैब 1920 की स्थापना पूछे इस बार, तो ठीक ही है 1920। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड पूछेगा तो सीएबी की स्थापना 1950। वैसे दोनों 1950 ठीक ही है। अच्छा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना 1961। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय की योजना का अनुमोदन किस वर्ष किया गया? भारत सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय की योजना 1962 इसे हमने माना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत आवासीय विद्यालय में कौन सा विद्यालय शामिल नहीं है? शायद मैंने फिर से इसे रिपीट मोड में रखा हुआ, नवोदय विद्यालय मैंने इसका आंसर माना था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 2004 का कंसेप्ट था। चलो अब थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी इससे हमारी। कठिन क्षेत्र में रहने वाले मुख्य रूप से SC ST, ये हमने पढ़ लिया था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होंगे। और उसके बाद ये क्वेश्चन भी पढ़ लिया था हमने, 75%। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 2005 में प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? यानी 2005 में जो NCF बना, किसके द्वारा तैयार किया गया, मतलब किसकी सिफारिश के आधार पर होगा? तो क्या आंसर होगा? NCERT, इसका सीधा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, NCF 2005 के अनुसार अधिगम अपने चरित्र में कैसा होना चाहिए? तो सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए। NCF 2005 मुख्यतः पर आधारित है क्या? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक, मानवतावाद, संरचनावाद। इसकी तरफ जा रहा हूं मैं, संरचनावाद पर, क्योंकि NCF 2005 से जो पुराने NCF थे वो कहीं ना कहीं व्यवहारवाद की बात करते हैं, लेकिन इस बार संरचनावाद। ठीक है, NCF के मुख्य तत्व और बाल केंद्रित शिक्षा थे बोझ के बिना अधिगम, खेल के माध्यम से, व्यवहारवादी दृष्टिकोण के माध्यम से, और लास्ट है चित्रों के माध्यम से अधिगम। तो किसकी तरफ जाएंगे? NCF। तो बोझ के बिना अधिगम, ये यशपाल कमेटी ने कहा था इस बात को, बाद में नहीं लागू कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ता हूं। अध्ययन के लिए कौन सा दृष्टिकोण NCF द्वारा अनुशंसित नहीं है, पूछ रहा है यहाँ पर। गणित, विदेशी भाषा सिखाना, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य, ये ठीक था। शारीरिक शिक्षा, ये ठीक था। गणित की भी बात थी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 द्वारा किस परीक्षा सुधार की सिफारिश की गई? 10वीं कक्षा वैकल्पिक, ये क्वेश्चन भी लग रहा है पहले से हमारे पास था। विभिन्न, ये ठीक ही था, इसका आंसर यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। NCF 2005 सबसे अधिक जोर देता है कठिन प्रश्न को हल करने पर, अवधारणा को ज्ञात करने पर, गणित के तेजी से करने पर, ज्ञान के निर्माण पर। नेक्स्ट, पोस्ट कोर्व सूत्र किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर लूथर गुलिक। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये वैसे प्रश्न। अच्छा, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक होती है किसकी? नेता की, मूल्यांकनकर्ता की, सूत्रधार। वैसे सूत्रधार होता है शिक्षक, लेकिन यहाँ पर मूल्यांकनकर्ता भी है, तो आंसर इसकी तरफ जा रहा है वैसे। ठीक है, शून्य पाठ्यचर्या इनमें से क्या है? शून्य पाठ्यचर्या,
पाठ्यचर्या जिसमें शून्य उद्देश्य हो, पाठ्यचर्या जो छात्र नहीं सीखते हैं, पाठ्यचर्या जो शून्य विधियों का उपयोग करती है, इसका आंसर ये होगा। पाठ्यचर्या जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं शून्य पाठ्यचर्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किस बदलाव की बात कही गई है? दिए गए ज्ञान को विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण करना, शैक्षिक ध्यान से अनुशासनात्मक ध्यान, शिक्षार्थी केंद्र से शिक्षक केंद्र, इनमें से कोई नहीं। इसमें भी ये भी एक ठीक ठाक प्रश्न लग रहा है एनसीएफ का। बहुत सारे एनसीएफ के क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या माना जाए? ज्ञान के निर्माण पर पाठ्यचर्या, शून्य पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005। तो इसका आंसर क्या होगा? किसी दिए गए ज्ञान को विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण। ये सबसे सटीक लग रहा है। वैसे भी सबसे लंबा स्टेटमेंट है तो अधिकतर आंसर सही होने के चांसेस हैं। तो ये था हमारा एक फटाफट यूनिट नंबर 5। इसी टाइप से और भी यूनिट हम लोग रखते रहेंगे। बस एक थोड़ा सा रिहर्सल है कि आप जो पढ़ रहे हो उसका एक बार प्रैक्टिस सेट जरूर कर लिया करो। और कुछ हम लोग जो आपकी सफलता में सहायक हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो भी हमसे बन पड़ रहा है वो हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।